दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स और उसकी स्टोरी चल रही है द रामापुरम टाइगर। पिछले एपिसोड्स प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब रामापुरम टाइगर को मारने के लिए केनेथ एंडरसन फॉरेस्ट बंगलो में रुके थे। छोटा बंगलो था और जमीन पर ही सोए थे और रात भर जुगनुओं को देख रहे थे। लेकिन तभी अभी केनेथ एंडरसन की आंख लगी ही थी कि उन्हें टाइगर के कराहने की आवाज सुनाई दी। अब सुबह एंडरसन फिर से बेलूर पहुंच गए। यहां पर इन्होंने दो लोकल शिकारियों की मदद ली और 3 बेट खरीदी ताकि उसे बांधा जाए और टाइगर को मारा जाए। एक बेट को इन्होंने बांधा नदी की तरफ जो वैली के नीचे था, क्योंकि एंडरसन ने रात को यहीं से टाइगर के कराहने की आवाज सुनी थी। दूसरी बेट इन्होंने बांधी गांव और फॉरेस्ट बंगलो के बीच में, सड़क से करीब 100 गज की दूरी पर जंगल के अंदर। अब तीसरी बेट को बांधने के लिए ये लोग चले गए 21st माइलस्टोन, जहां पर वो लेबरर जो महिला थी जिसे सबके सामने टाइगर ले गया था, वहां पर उन्होंने बेट को बांधा। इस नदी के पास में ये जो जगह थी जहां ये बेट बांधी गई थी, इसके पास से ही एक छोटी सी स्ट्रीम रोड को क्रॉस करती थी और उस स्ट्रीम का नाम था ओदम बेट्टा हल्ला। इस स्ट्रीम के किनारे चारों तरफ घने बांस के झुरमुट थे। थोड़ी जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने साफ कर दी थी क्योंकि यहाँ पर वो नए पौधों की बागवानी कर रहे थे। अब जो लोकल शिकारी मदद के लिए केनेथ एंडरसन ने लिए थे, उन्होंने एंडरसन को बताया ये जो जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने साफ की हुई है बागवानी के लिए, इसमें से हमेशा गुजरता है टाइगर। और ये बात सच थी क्योंकि वहां पर पग मार्क बहुत सारे थे। अब एंडरसन ने उन पैरों के निशान यानी कि पग मार्क्स को नापा और जो पहले भी मेजरमेंट लिया था उससे मिलान किया। दोनों ही पग मार्क मेल टाइगर के थे, लेकिन ये जो बागवानी की जगह पे थे, ये मेल टाइगर उम्र दराज था। तो एंडरसन ने डिसाइड किया कि तीसरी बेट को यहीं बांधा जाएगा जहां से ये नदी बह रही है। अब ये करते करते 5:30 बज चुके थे और जब बेल्लूर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस केनेथ एंडरसन वापस पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए आया था एक गुड लुकिंग शोलगा, जिसका कि नाम उसने बताया जेके। यह उस लड़की का पति था जिसको मैन ईटर ने सबसे पहले शिकार बनाया था। वो कॉफी प्लांटेशन में काम कर रहा था कि कुछ लोग यानी कि राहगीर वहां से गुजर के जा रहे थे। उन्होंने बताया कि एक अंग्रेज साहब आए हैं जो कि उस टाइगर को मारना चाहते हैं जिसने कि मेरी पत्नी को मारा है। जेके, जो कि बदले की आग से धधक रहा था, उसने अपने मालिक से छुट्टी मांगी कि वो चाहता है कि वो साहब की मदद करे उस टाइगर को मारने में। और जब वो रामापुरम पहुंचा तो उसे मालूम चला कि मैं बेलूर चला गया हूं, तो वो सीधा आ गया बेलूर। एंडरसन ने जेके को धन्यवाद दिया कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं और तुम यहां तक चल के आए उसके लिए धन्यवाद। और एंडरसन ने उसे अपना पर्सनल हेल्पर अपॉइंट कर दिया। जेके देखने में स्मार्ट था, दृढ़ निश्चयी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर को ढूंढने में एक एक पत्थर, एक एक पत्ती पलट के रख देगा। जब इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अपॉइंट कर रहा हूं अपने पर्सनल हेल्पर के रूप में, तो जेके ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, श्रीमान जी, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में कोई पैसे नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत बदला है। अब एंडरसन फॉरेस्ट बंगलो वापस आ गए। जेके और बाकी साथियों को बोला कि बेट को चेक करने के लिए कल सुबह जल्दी निकलेंगे। अब जब सुबह निकले तो एंडरसन ने उन लोगों से कहा कि तुम एक बेट को चेक करने जाओ, बाकी 2 को मैं जाऊंगा। एंडरसन ने दोनों बेट चेक करी, दोनों की दोनों जिंदा थी। उसके बाद एंडरसन बेल्लूर आ गए, इंतजार कर रहे थे अपने बाकी स्काउट्स के वापस आने का। और जब वो स्काउट्स यानी जेके और बाकी टीम वापस आई तो मालूम चला कि वो बेट भी जिंदा थी। जेके और दूसरे शोलगा को गांव में ही छोड़ के एक आदमी को लेकर एंडरसन साथ चले,
क्योंकि उस आदमी का दावा था कि उसे फॉरेस्ट के एक एक रास्ते, एक एक चप्पे चप्पे का पता है। अब ये पश्चिम दिशा की तरफ चले। जब ये पहुंच गए बिलीगिरी रंगन में, इस एरिया से केनेथ एंडरसन वाकिफ नहीं थे। उन्होंने उस आदमी से कहा, तुम आगे आगे चलो। अपनी राइफल लेके केनेथ एंडरसन पीछे पीछे चल रहे थे। राइफल के ट्रिगर पर थी उनकी उंगली। शोलगा लोग जंगल के निवासी होते हैं, जंगल में डरते नहीं हैं। ऐसा ही था वो शोलगा भी। बिल्कुल नहीं डर रहा था, बिल्कुल भी नर्वस भी नहीं हो रहा था। हम दोनों आगे पीछे चल रहे थे। मैं पीछे था, बंदूक रेडी थी। यहाँ हमारा सामना हो रहा था बांस से, बहुत सारे कटीली झाड़ियों से, लेकिन जिससे सामना हम करना चाहते थे उससे हमारा सामना हो नहीं रहा था, और वो था टाइगर। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक मेल लेपर्ड दिखा इन लोगों को रोड क्रॉस करता हुआ। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक फीमेल लेपर्ड यानी कि लेपर्डिस अपने बच्चों के साथ जाती दिखी। इससे इनको ये और क्लियर हो गया कि अभी नजदीक में शायद टाइगर है नहीं। दोपहर के 3 बजे ये लोग पहुंचे फॉरेस्ट लॉज में। इन्हें मिला ठंडा ठंडा लंच, लेकिन भूख लगी थी, स्वाद ले लेके खाया। अब उस शोलगा ने आग जला दी। मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया और बहुत सारे कप चाय बनाई। अब वहीं फॉरेस्ट बंगलो में कुआं था, उसमें बाल्टी डाल के रस्सी से एंडरसन ने पानी खींचा। ठंडा ठंडा पानी लिया और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और एंडरसन नहाए और तरोताजा हो गए। अब उसके बाद ये लोग उस गांव में वापस आ गए जहां पर इन्होंने जेके और दूसरे शोलगा को छोड़ा था, ये इंस्ट्रक्शंस देके कि बेट पर निगाह रखना। शाम के 7 बजे तक ये लोग फॉरेस्ट बंगलो तक आ गए। उस रात एंडरसन घोड़े बेच के सोए। नींद डिस्टर्ब नहीं हुई और टाइगर के कराहने की आवाज भी नहीं आई। अगले दिन सुबह एंडरसन ने फिर से चेक की। 2 बेट्स, दोनों की दोनों जिंदा थी। अब फॉरेस्ट लॉज पहुंच के एंडरसन ने खाना खाया और फिर चल पड़े बेलूर की तरफ। अब जिस रास्ते पर एंडरसन चल रहे थे वहां टाइगर के पैरों के निशान नहीं मिल रहे थे। सुबह के 9:15 हो रहे थे। एंडरसन को इंतजार था अपने बाकी साथियों का कि वो क्या खबर लेके आए हैं। जब वो आए, एंडरसन ने पूछा, क्या खबर लाए हो? उन्होंने कहा, श्रीमान जी, बेट को टाइगर ने मार दिया और टाइगर उसे रस्सी तोड़ के घसीट के भी ले गया। एंडरसन को मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। अपने बैग में टॉर्च वगैरह सब कुछ लेके आए थे। अब हम लोग तेजी के साथ चलते हुए उस तरफ गए और दोपहर तक वहां पहुंच गए जहां बांधा गया था उस बैल को। अब वहां पर जो भुरभुरी मिट्टी थी उसमें टाइगर के पगमार्क जो कि बैल की तरफ जा रहे थे साफ साफ नजर आ रहे थे। और ये टाइगर नहीं था, ये थी टाइग्रेस। इन्हें वो जगह भी नजर आ गई जहां से उछल कर टाइग्रेस ने छलांग मारी थी उस बैल पर आखिरी हमले के लिए। अब एंडरसन को यह नहीं मालूम था कि टाइगर उस बैल को कितनी दूर लेके गया है। फिर उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरा इंतजार करना 21st माइलस्टोन पर। दोपहर के 3 बजे तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। एंडरसन ने यह भी बोला कि अगर मैं 3 बजे तक ना आऊं, इसका मतलब टाइग्रेस बैल को ज्यादा दूर तक लेके गई है। मैं वहीं अपने छिपने की जगह बना लूंगा, रात भर बैठूंगा, सुबह ही लौटूंगा। तो अगर मैं 3 बजे तक ना आऊं तो तुम लोग वापस चले जाना। अगर टाइग्रेस ने बैल को नजदीक में ही रखा होगा तो मैं तुम लोगों तक लौट आऊंगा, तुम्हें बुलाऊंगा और तुम लोग एक अच्छा सा मचान बना देना मेरे लिए। अब जो घसीटने के निशान थे उनको देख के मालूम चल रहा था कि टाइग्रेस ने 200 गज तक तो उस बैल को घसीटा था और उसके बाद वो बांस के झुरमुट से बाहर निकल गई थी। लेकिन अब इसके बाद टाइग्रेस का सामना हो गया था लेंटाना से, जो कि बड़ी ढीठ होती है। टाइग्रेस अकेली नहीं थी, उसके साथ था बैल, भारी भरकम बैल। यहां से टाइग्रेस को लेंटाना के अंदर से बैल को निकालना बहुत मुश्किल था।
लेकिन वो टाइग्रेस थी। टाइगर या टाइग्रेस जब अपने शिकार को घसीट नहीं पाते तो उसे अपने मुंह में उठा के जोर से झटका देते हैं और उस शिकार को अपनी पीठ पर टांग लेते हैं। यहां पर उस टाइग्रेस ने भी यही किया। अब घसीटे जाने के निशान मिल नहीं रहे थे और ये देखना बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो टाइग्रेस गई किस तरफ है। अब जो बैल टाइग्रेस की पीठ पर था, उसके सींग यदा कदा झाड़ियों में उलझ जाते थे। वो झाड़ियां ही बेचारी घिसट के बाहर आ जाती थी क्योंकि खींच रही थी टाइग्रेस। उन झाड़ियों को देखकर एंडरसन को अंदाजा लग रहा था कि टाइग्रेस किस दिशा में बढ़ चली है। झाड़ियां गिर रही थी, उससे अंदाजा तो लग रहा था कि टाइग्रेस बैल को लेके यहां से गई है, लेकिन पग मार्क देखने की उम्मीदें धराशायी हो चुकी थी क्योंकि जमीन पर पत्ते ही पत्ते थे। टाइग्रेस की चाल भी बहुत धीमी लग रही थी और इस बात से एंडरसन जरा भी खुश नहीं थे। वो चाहते तो थे कि इस वक्त जंगल में जब वो टाइग्रेस के पग मार्क ढूंढ रहे हैं तो उन्हें और कोई डिस्टरबेंस ना हो, उनका पूरा ध्यान हो पग मार्क ढूंढने में। लेकिन नहीं, उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि टाइग्रेस आसपास हो सकती है और उनके ऊपर हो सकता है सडन अटैक। लेकिन अब लैंटाना की झाड़ियां खत्म हो गई थी। अब छोटे खजूर के पेड़ों की झाड़ियां थी। अब उस पे आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो गया था। दो ऐसी जगह आई जहां टाइग्रेस ने उस बैल को नीचे उतारा था, थोड़ा आराम किया था, अपनी ग्रिप मजबूत की थी, दोबारा झटका दिया था, फिर अपनी पीठ पे लाद दिया था उस बैल को। और अब एंडरसन ये बात समझ चुके थे कि इस टाइग्रेस के दिमाग में कोई खास जगह है जहां ये जाना चाहती है और इस बात की पूरी संभावना है कि इसके बच्चे हैं किसी गुफा में और उन बच्चों के पास लेके जा रही है उनका भोजन। कई झाड़ियों से गुजरते गुजरते एक पेड़ का तना पड़ा हुआ था और जब एंडरसन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, 200 गज की दूरी पर, जहां एंडरसन खड़े थे। हालांकि पीछा करते करते एंडरसन के मन में जो विचार आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूं, कर तो रहा हूं, लेकिन ये मैन ईटर नहीं है। क्योंकि अभी तक जितना भी डेटा मिला था उसमें यही मालूम चला था कि जो मैन ईटर है वो टाइगर है, टाइग्रेस नहीं। और जिसका पीछा मैं कर रहा हूं ये तो टाइग्रेस है। लेकिन फिर भी इस बात की पूरी संभावना थी कि जो खबर एंडरसन को दी गई थी वो गलत हो और ये टाइग्रेस ही हो जो कि मैन ईटर हो। और एक बहुत बड़ा सुराग, एक बहुत बड़ा सबूत एंडरसन के पास था और वो ये था कि जो मैन ईटर है उसकी एक आंख और एक कान नहीं है। तो जैसे ही इस टाइग्रेस को एंडरसन देखेंगे इन्हें मालूम चल जाएगा कि ये मैन ईटर है कि नहीं है। और एंडरसन को लग रहा था कि बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है उस टाइग्रेस से। अब एंडरसन को बार बार लग रहा था कि टाइग्रेस से मुलाकात होने वाली है। हालांकि वो मुलाकात जो कि एंडरसन अंदर ही अंदर चाह नहीं रहे थे कि भले ही ये मैन ईटर है कि नहीं है तो टाइग्रेस। और वो भी मैं उसका दरवाजा खटखटाऊं, उस गुफा का जिसके अंदर उसने अपने बच्चे रखे हैं। क्या सूरत होगी, क्या माजरा होगा जब सामना होगा ऐसी परिस्थितियों में टाइग्रेस से। अब पथरीले रास्ते पे मैं बढ़ चला था। यहाँ पर सुराग ढूंढने आसान हो रहे थे क्योंकि पथरीले रास्ते पर जब बैल को घसीटते हुए टाइग्रेस चली थी, यहां वहां उसकी खाल के निशान थे, खून के निशान थे। अब आधा डिस्टेंस एंडरसन कवर कर चुके थे। आधा डिस्टेंस और कवर करते तो पहुंच जाते चोटी के ऊपर। अब दोपहर के 3 बजने में 10 मिनट थे। सूरज पूरे जोरों पर था। गर्मी चट्टानों से रेपल करके एंडरसन के चेहरे पर आ रही थी। एंडरसन के चेहरे पे जो पसीना आ रहा था और जब अपने होठों को गीला रखने के लिए एंडरसन अपनी जीभ अपने होठों पर फेर रहे थे, उन्हें खारा स्वाद आ रहा था। यानी उनका पसीना होठों से जीभ पर जा रहा था। एंडरसन ने रबर सोल वाले जूते पहने थे। उनसे आवाज नहीं हो रही थी लेकिन थोड़ी गर्मी लग रही थी। एंडरसन
हर मोड़ पर इस बात के लिए तैयार थे कि अब होने वाला है सामना टाइग्रेस से। अब एंडरसन एक गुफा तो क्या, एक लटकी हुई चट्टान के पास में आ गए जिसने शेल्टर दिया हुआ था, और वहां इनको नजर आए दो टाइगर कब्स जो आपस में खेल रहे थे। अब एंडरसन ने कोई आवाज नहीं की। एक आवाज करनी जरूरी थी, और वो थी बंदूक को कॉक करना। हल्की सी क्लिक की आवाज, लेकिन वो बच्चे थे टाइगर के, बचपन से ही शातिर होते हैं। उस आवाज को सुनने के बाद भी टाइगर के बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। अचानक से मुड़ के उस तरफ देखा जिस तरफ से आई थी ये आवाज। अब मेरी आंखों के सामने दो नजारे थे। एक बच्चा आश्चर्य के साथ देख रहा था, और दूसरा बच्चा हिस्स की आवाज निकाल के पूरे अटेंशन के साथ देख रहा था। ये हिस्स की आवाज थी उसकी माँ को जगाने के लिए कि माँ, तुम्हारे बच्चों पे संकट आ गया है। टाइग्रेस जगी, फौरन बाहर आई। पहले तो बच्चों के पास गई, फिर उसने देखा मेरी तरफ, सीधे मेरे ऊपर आने लगी। टाइग्रेस मुझसे 20 गज की दूरी पर थी। हम दोनों की आंखें मिली। वो करीब 5 गज आगे बढ़ी और अपने पेट पर बैठ गई, यानी कि पोजीशन ले रही थी हमला करने के लिए। अब दहाड़ पे दहाड़ पूरे पहाड़ को हिला रही थी। ये परफेक्ट टाइग्रेस थी, बड़ी सुंदर टाइग्रेस थी, लेकिन ये नहीं थी मैन ईटर। लेकिन उस टाइग्रेस ने एंडरसन के ऊपर चार्ज नहीं किया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दहाड़ मार मार के केवल एक बात बता रही थी कि मेरे बच्चों से दूर रहना, मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, नहीं तो तुम हो से थे हो जाओगे। और एंडरसन भी इस टाइग्रेस को मारना नहीं चाहते थे। इसके पास दो बच्चे थे, ये मैन ईटर भी नहीं थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम पीछे लेने लगे, लेकिन निगाहें थी सामने टाइग्रेस पे। उंगली अभी भी ट्रिगर पर थी, निशाना अभी भी टाइग्रेस के माथे पर था। टाइग्रेस जरा भी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मैं वापस जा रहा हूं, और वो चाहती भी यही थी। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा चाहती थी। मैं भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उस हंसती खेलती फैमिली को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब एक मोड़ आया जहां से टाइग्रेस पहली बार एंडरसन की निगाहों से ओझल हुई। पहली बार एंडरसन ने मुड़ के पीछे देखा कि वो जा कहां रहे हैं, लेकिन फिर टाइग्रेस की तरफ ही मुंह कर लिया। अब टाइग्रेस दहाड़ नहीं रही थी, लेकिन अभी भी गुर्रा रही थी, और एंडरसन जानते थे कि जब तक ये आवाजें निकाल रही है मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि टाइग्रेस कहां है। उसकी आवाज से मुझे अंदाजा लग जाएगा। अब जब ये पीछे हटे, अचानक से टाइग्रेस ने गुर्राना बंद कर दिया था, और एंडरसन समझ चुके थे कि अब असली खतरा आ चुका है, यानी टाइग्रेस हमला करना चाहती। लेकिन नहीं, शायद वो टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ गुफा के अंदर चली गई थी। एंडरसन उतरते उतरते उस इलाके में पहुंच गए जहां लेंटाना की झाड़ियां थी, बांस के झुरमुट थे। अब जब उस माइलस्टोन पे पहुंचे तो इनका स्टाफ, इनके सहायक वहां पर थे नहीं। जैसे कि इंस्ट्रक्शंस एंडरसन उन्हें देके गए थे, उन्होंने वैसा ही किया था। अभी एंडरसन को 9 मील की दूरी तक जाना था। एक जगह पर ये सड़क के किनारे बैठ गए, क्योंकि इन्हें सुट्टा मारना था। सुट्टे की इन्हें बहुत जरूरत थी। इनके मन में सेटिस्फेक्शन भी था कि इन्होंने टाइग्रेस को गोली नहीं मारी, जो कि एक माँ थी, अपने बच्चों को संभाल रही थी। शाम को 6:30 बजे एंडरसन फॉरेस्ट बंगलो पहुंचे, जहां इनके साथी इनका इंतजार कर रहे थे। वो बेताब थे ये जानने के लिए कि क्या हुआ। और जब एंडरसन ने सारी कहानी बताई तो सबने बोला, आपने सही किया जो उस माँ को गोली नहीं मारी। अभी एंडरसन अपने साथियों से बेलूर विलेज में मिले थे। अब ये साथ में फॉरेस्ट बंगलो जाना चाहते थे, लेकिन तभी एंडरसन की सिक्स सेंस ने इनसे कुछ कहा। और एंडरसन जानते थे कि जब जब उनकी छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस कुछ बोलती है तो कुछ ना कुछ होता है। जब ये बेलूर से फॉरेस्ट बंगलो जा रहे थे तो बीच में एक बेट थी जो इन्होंने सड़क से 100 गज की दूरी पर बांधी थी। इनके मन में विचार आया, क्यों ना उसे भी विजिट करते चला जाए। अब जब उस बेट की तरफ एंडरसन बढ़ चले, काफी अंधेरा हो गया था। टिमटिमाते तारों की रोशनी थी। हर झाड़ी जब हिलती थी तो ऐसा लगता था भूत का साया है।
अब जो बेट थी वो ब्राउन कलर की थी। इन्हें साफ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि एक पेड़ की छाया में थी। टिमटिमाते तारों की रोशनी भी नहीं आ रही थी। बेट आगे को कुछ झुकी हुई नजर आई, यानी कि वो बैल। ये पास जाके देख रहे थे, लग रहा था कि उसे कुछ नुकसान हुआ नहीं है। दूसरी तरफ से इन्होंने घूम के देखने की कोशिश की थी, और यही वो वक्त था जब मैन ईटर ने हमला कर दिया केनेथ एंडरसन पर। अब ये किस्मत अच्छी थी कि एंडरसन दूसरी तरफ घूम गए थे, और जब टाइगर ने हमला किया तो एंडरसन और टाइगर के बीच में वो बैल आ गया था। लेकिन एंडरसन कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मेरे लिए ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। अचानक से एक वूफ की आवाज आई थी, और जब वूफ की आवाज आई तो बैल भी उस तरफ घूमा। अचानक एक ग्रे कलर का साया उछला और कूदा, गिरा बैल के ऊपर, और उसके वजन से बैल नीचे गिर गया। लेकिन टाइगर बैल के ऊपर इसलिए नहीं कूदा था कि उसे उसकी गर्दन तोड़नी थी या गला पकड़ना था। वो तो एक सहारे के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहा था कि बैल के ऊपर अपने पैर का जोर मारता और मेरे ऊपर आता। लेकिन जब उसने जोर बैल के ऊपर मारा, बैल नीचे गिर गया और उसकी छलांग खराब हो गई। नहीं तो एक सेकंड के अंदर वो टाइगर मेरे ऊपर होता। टाइगर उछलने की कोशिश ही कर रहा था, अपना बैलेंस बना रहा था जब बैल नीचे गिर गया था। लेकिन तब तक मेरी गोली उसकी आंखों के बीच में धंस चुकी थी। अब बिना देर किए एंडरसन ने दूसरी गोली दाग दी। वो बैल भी मर गया, टाइगर भी मर के एंडरसन की तरफ लुढ़का। बिना देर किए एंडरसन ने तीसरी गोली भी दाग दी। बैल तो पूरी तरह से मर चुका था। टाइगर अपने पैर हवा में चला रहा था, यानी उसकी जान निकल रही थी। और थोड़ी देर में टाइगर स्थिर हो गया। अब मेरी पहली गोली ने टाइगर की खोपड़ी चूर चूर कर दी थी। दूसरी गोली थोड़ा नीचे लगी थी। उस गोली ने टाइगर की चेस्ट को फाड़ दिया था और घुस गई थी बैल के अंदर। तीसरी गोली, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसने टाइगर के गले को फाड़ दिया था और बैल के अंदर घुस गई थी। मैंने बिना मतलब में उस बैल की जान ले ली थी जिसने मेरी जान बचाई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी उंगलियां कांप रही थी, मेरे घुटने कांप रहे थे। मैं बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रहा था। अब थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने हाथ अपने माथे पे लगाए। देखा माथा एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। अब मैं ऐसी स्थिति में कितनी देर तक बैठा रहा मुझे याद नहीं। उसके बाद मैंने अपना पाइप जलाया, कुछ सुट्टे मारे। उसके बाद मेरी नसें वापस अपनी पोजीशन पे आई, और उसके बाद मैं पहुंचा बेलूर। गांव की जनता मेरे इंतजार में खड़ी थी, क्योंकि पहाड़ ने बंदूक की, यानी कि 3 बंदूकों की आवाज, जिससे पहाड़ और जंगल दहल गया था, ये आवाज उन तक पहुंचा दी थी। और वो इंतजार कर रहे थे, खुशी के साथ सुनना चाहते थे मेरे मुंह से कि मैन ईटर मर गया। सारे लोगों ने एंडरसन को बधाई दी। इन्होंने केले खाए, चाय पी, कुछ तरोताजा फील किया। अब करीब 50 गांव वाले वहां गए मेरे साथ टाइगर को लेके आने के लिए। जेके जो उस टाइगर को देख रहा था, बाकी गांव वाले भी वो सीन देख रहे थे कि किस तरह से हमला हुआ, कैसे बैल मरा, कैसे टाइगर मरा। जेके ने एक चाकू निकाला और उस चाकू से टाइगर पर हमले करने शुरू कर दिए। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं 3 गोली मार के उस टाइगर की स्किन को पहले ही खराब कर चुका हूं। ये और उस स्किन का नाश कर रहा है। मैं उठा, मैंने जेके को पीछे वापस खींचा मजबूती के साथ। अब एक मजबूत पुरुष जब रोता है, वो दृश्य देखने लायक नहीं होता। जेके दहाड़ मार मार के रो रहा था। मेरा दिल भी द्रवित हो रहा था। मैं बता नहीं सकता, मेरा गला रुंध गया था। अगले दिन वहां से गुजरते वक्त जेके नेचर्स कॉल के लिए झाड़ियों में गया, तो उसे दबी हुई झाड़ियां मिली। यानी टाइगर मेरा इंतजार ही कर रहा था छिपके। उसे मालूम था कि मैं उस तरफ जा रहा हूं। वहां मिट्टी में टाइगर के निशान थे, बैठने के निशान थे, कोहनी के निशान थे, पैरों के निशान थे। यानी टाइगर 12 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं वहां पे आऊंगा। और मैं भी वहां पे अचानक से नहीं गया था। मेरी छठी इंद्री बोली थी कि वहां पर चलना है। लोग बोलते हैं कभी कभी कुछ स्पिरिट्स आपको गाइड करती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। क्या हुआ होगा नहीं मालूम, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो दोस्तों,
इस तरह से एंड हुई है स्टोरी। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।